अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चे? सब बच्चे ग्रुप में मैसेज कर दें। वॉइस क्लियर है आप सबको? सब बच्चे ग्रुप में मैसेज कर दें बेटा, वॉइस क्लियर है आप सबको। और बाकी बच्चे किधर हैं? आप लोगों की वजह से ही मैं लेक्चर मतलब आज नहीं लेना था, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं सर हम लेंगे। और अब सिर्फ कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं बस। बाकी कितने हैं बेटा? उनका कोई अता पता? आप लोगों ने खुद उस दिन मतलब वोटिंग की कि सर ये टाइम होना चाहिए, मैंने किसी तरह मैनेज किया। कितने हैं बाकी बच्चे? लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था आप लोगों ने पढ़ा है, याद किया है? आयशा, रिमशा, लाइबा, हूर, ये बेटा आवाज़ आ रही है आप सबको? बेटा मैं कुछ पूछ रहा हूँ, माइक अनम्यूट करके बता दें कोई। रिस्क फैक्टर की डेफिनेशन कौन बताएगा मुझे? रिस्क फैक्टर की जो डेफिनेशन है ना, वो आप बता दें, ठीक है। और वैसे भी ये जो एपिक है ना, ये सेकंड लेक्चर हो रहा है। रिस्क फैक्टर की ना मुझे डेफिनेशन कोई बच्चा सुना दे। लाइबा, तारिक बेटा आप बताएं, व्हाट इज़ रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? ये क्या है 0.05? अगर 0.05 जी लेस देन, हाँ जी ठीक बता रहे हो आप। जी लाइबा ठीक बता रहे हैं बेटा आप। चलें ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, रिस्क फैक्टर की ना कुछ टाइप्स हैं, जिनमें कुछ होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, इनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है डिजीज़ की, उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, उनको हम कंट्रोल्ड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरवेंशन कोई अप्लाई करके। हम उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उनको कम कर सकते हैं। ऐसे रिस्क फैक्टर को मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं। उसमें फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको यूज़, अल्कोहल यूज़, अनहेल्दी डाइट्स, इन सारी चीज़ें, ये जो फिर रिस्क फैक्टर्स हैं ये मॉडिफाइबल है, हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारे इख्तियार में होता है। अल्कोहल का इस्तेमाल हम कम करवा सकते हैं, अनहेल्दी डाइट को हेल्दी डाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं। उसके बाद आता है बेटा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो है ना, इनको हम रिड्यूस या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हम कोई भी इंटरवेंशन करें तो हम इनको कंट्रोल में नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि एज हो गई, किसी बंदे की एज है, हम उसको तो कंट्रोल में नहीं कर सकते। किसी का जेंडर है, उसको भी नहीं कर सकते।
रेस हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, इन ये सारे रिस्क फैक्टर जो हैं ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो ये थी रिस्क फैक्टर की टाइप्स। उसके बाद है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी है काज और इफेक्ट। कोई चीज़ होती है ना, उसका कोई ना काज होता है, और उस काज की वजह से जो आउटकम आता है, इफेक्ट होता है, उनका जो रिलेशनशिप होता है काज और इफेक्ट का, उसको कहते हैं कैजुअलिटी। अब एपिडेमियोलॉजी में काज क्या है? एक एक्सपोजर है, मतलब किसी भी रिस्क फैक्टर के साथ कोई आपका एक्सपोजर हुआ है, वो काज है। काज और उसका जो इफेक्ट है, अगर आपका किसी रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर हो गया तो उसकी इफेक्ट डिजीज़ या डेथ या रिकवरी हो सकती है, जिसको क्राइटेरिया ऑफ कॉजेशन भी कहते हैं। तो ये सारी क्या है आपकी कैजुअलिटी में आता है, काज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को कहते हैं। आगे है यूजेस ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी को हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, जो कि हम मोस्टली पीछे पढ़ चुके हैं। किन किन जगहों पे पढ़ते हैं बेटा? जब हम किसी भी पॉपुलेशन में नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को देखते हैं, स्टडी करते हैं, जब उनकी टर्म्स को, उनके टाइम्स को, उनके ट्रेंड्स कौन सा चल रहा है, तो ये हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं डिज़ीज़ की, डेथ की, डिसेबिलिटी की, जो कॉमन काजेज़ हैं उनको डिटरमिन करने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजिकल मेथड जो है उनको यूज़ करते हैं, एपिडेमियोलॉजी को यूज़ करते हैं। उसके बाद कम्युनिटी के अंदर कोई डायग्नोज बनानी हो, या मॉर्बिडिटी रेट देखना हो, मॉर्टेलिटी रेट देखना हो, कितने लोगों की कम्युनिटी के अंदर डेथ हो रही है, किन किन अंदर हैं जिनको क्या है, मॉर्बिडिटी है, डिजीज़ है, रेशो चेक करनी हो, तो उसमें भी एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। इफ़ेक्टिव कंट्रोल मेथड जो है ना डिजीज़ के लिए, कि एक डिजीज़ है उसको कौन सा कंट्रोल है जिसको हम मेथड कर सकते हैं, मेथड को यूज़ करके हम डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको डिटरमिन करने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। और उसके बाद हम हेल्थ सर्विसेज जो इवेलुएशन करती हैं या प्रॉपर प्लानिंग के लिए जो डेटा वगैरह मिलता है उनको, उसमें भी हमें एपिडेमियोलॉजी हेल्प आउट करती है। दूसरा, किस ग्रुप के अंदर कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं और उन प्रोग्राम से किन चीज़ों की लैकिंग्स है, डेफिशिएंसीज हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर उन टॉपिक को डिस्कस करना चाहिए, जिन टॉपिक्स को नहीं किया गया वो भी आइडेंटिफाई करने में हमें एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। उसके बाद जो प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जो ऐसे एरियाज़ जिनके ऊपर अभी तक कोई मेडिकल रिसर्च नहीं हुई, जिन पे मेडिकल रिसर्च होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम एपिडेमियोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये हैं बेटा एपिडेमियोलॉजी के यूजेस। फर्स्ट वन क्या था? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़, जिसमें हम क्या देखते हैं कि डिज़ीज़ की जो इटियोलॉजी है, काज है, और उसका जो रेलिवेंट रिस्क फैक्टर है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो पर्सन जो बहुत डिजीज़ के रिस्क पर होता है ना, तो उसके चांसेस जो होते हैं वो, मतलब जिस बंदे का रिस्क जो है ना, रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, रिस्क पे है, उस बंदे को डिजीज़ होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हमें पता है डिजीज़ जो है ना ट्रांसमिटेड होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इंट्रो होती हैं, किसी भी मतलब रूट के थ्रू, ठीक है। तो रिजर्वायर से ह्यूमन पॉपुलेशन में जाती हैं, फिर इसी तरह पूरी कम्युनिटी के अंदर जो है ना ये क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, मतलब ऐसे स्प्रेड हो जाती है। तो इसको जब हम काज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो एम होता है वो इसको जब हम कंट्रोल कर लेंगे तो इससे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी जो है, जो डिजीज़ से होती है, उसको भी हम कम कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो ये सारे इसके यूजेस में आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक सबको? इससे हम मज़ीद मतलब अगर अब हमने कोई डिज़ीज़ है, पोलियो है लाइक, उसको कम करना है, उसके लिए वैक्सीन वगैरह, ट्रीटमेंट वगैरह जो है ना वो हम देते हैं, जिससे क्या करते हैं, एक डिज़ीज़ जो है ट्रांसमिट हो रही है एक से दूसरे में, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक हो गया? ये मतलब सारा इस कैसे करते हैं, ये सारा हम एपिडेमियोलॉजी को यूज़ करके करते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को कोई मसला तो नहीं है? मैसेज कर दें ग्रुप में। एपिडेमियोलॉजी के यूजेस क्लियर हैं, टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर का यूएलिटी की डेफिनेशन आपको क्लियर है? सब बच्चे मैसेज कर दें क्लियर है, जितने भी लेक्चर ले रहे हैं सब बच्चे रिस्पॉन्स किया करें, शाबाश। पहले ही 2-3 बच्चे होते हो। उसके बाद है बेटा एपिडेमियोलॉजिकल ट्राई एड। ट्राई एड, ट्राई मतलब एड,
कोई एक मुसलस बन रही है, मतलब तीन चीज़ें मिल रही हैं, ट्राई से मतलब ये हो रहा है कोई तीन चीज़ें ऐड होती हैं, तो जिसमें मतलब एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट मिलती है। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट जो है ना, ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है कि तीन कुछ पॉसिबल सेट हैं डिजीज़ फैक्टर्स के हैं, मतलब जिनसे डिजीज़ हो रही है, वो कौन कौन से हैं। उनमें से तो बेटा एक होता है होस्ट, दूसरा एजेंट, दूसरा होता है इन्वायरमेंट, तीसरा। तो होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट ये पॉसिबल सेट्स हैं डिजीज़ फैक्टर्स के, तो इनको जो डिटरमिन करती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ हो रही है, अक्कड़ है, और मतलब स्पेसिफिक हो जाता है इस तरह में कौन सी क्लास है डिज़ीज़ की। और इस तरह हम ये भी हमें मालूम हो जाता है, एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कैसे डिज़ीज़ जो है किसी इन्वायरमेंट के अंदर, किसी पॉपुलेशन के अंदर स्प्रेड हो रही है, कैसे एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड की हेल्प से। ये तीन फैक्टर, होस्ट, इन्वायरमेंट और एजेंट। अब हमें एजेंट पता चल गया, फिर हमें होस्ट का पता चल गया कौन सा है, फिर इन्वायरमेंट देखें किस में रहता है। तो जब किसी होस्ट के एजेंट के साथ इंटरेक्ट होता है तो आपको पता है फिर क्या होती है, डिजीज़ जो है वो डेवलप होती है, और एजेंट जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है ग्रो करता है, रहता है। हो सकता है कि एजेंट का इन्वायरमेंट होस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉसिबल सेट्स हैं, इसको क्या कहते हैं, इन सारे प्रोसेस को एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड कहते हैं। इन सेट्स जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो इससे हमें डिटरमिन होता है कि क्या कौन सी डिजीज़ है, उसकी क्लास क्या है, और ये इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, इसके जो मैनर है, उसकी जो तरतीब है, उसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड। अब एजेंट क्या होता है, आप सबको पता है, एजेंट जो है वो माइक्रोब होता है जो डिज़ीज़ काज करता है। तो ट्राइंगल में जो वट है ना, वट क्या चीज़ मतलब डिजीज़ काज कर रही है क्या, तो उसका जो जवाब है वो एजेंट देता है, मतलब कौन सा एजेंट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस लाइक एक एजेंट है जैसे, ठीक है। उसके बाद होस्ट, होस्ट जो है ना, ये क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसको डिजीज़ है। हु ऑफ द ट्राइंगल, हु मतलब हु का रिस्पॉन्स, कौन है जिसको डिजीज़ हुई है, हु को जो जवाब देता है वो होस्ट होता है। उसके बाद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में क्या है कि कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो काज बन रहे हैं, सबब बन रहे हैं, या फिर डिजीज़ को जो ट्रांसमिशन होने में, स्प्रेड होने में, फैलने में हेल्प आउट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट कहलाता है। अब ट्राइंगल में कहाँ पे हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं वो फैक्टर्स, तो इसका जवाब जो है वो वेयर जो है इन्वायरमेंट से हमें मिलता है। तो ये आपके सामने पीपीटी के अंदर होस्ट, एजेंट, इन्वायरमेंट ये एक बनी हुई है। अब होस्ट जो है ना, अब एजेंट क्या है, टीबी ऑर्गेनिज्म, मतलब जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। अब ये किस इन्वायरमेंट में होगी, सब जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, पुअर वेंटिलेशन हो, बैड सैनिटेशन हो, इस तरह का इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे ये काज हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हेल्प आउट करते हैं। और ऐसा हो जो उसकी न्यूट्रिशन जो है पुअर हो, और उसको डिजीज़ हो, उसकी इम्यूनिटी जो है वो लो होनी चाहिए, तो उनको ये डिजीज़ जो है ना, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ना वो हो जाती है। आगे एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, जो ह्यूमन डिजीज़ का इंक्रीज़ करते हैं, जिनमें हम होस्ट को देखते हैं, होस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लाइक एज, सेक्स, फिर उसमें टाइप्स ऑफ एजेंट और एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, मतलब अब पता है कुछ बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ न्यूट्रिशनल होते हैं। तो ये सारे टाइप्स ऑफ एजेंट में आता है। उसके बाद इन्वायरमेंट का डिफरेंट इन्वायरमेंट होते हैं, कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ ह्यूमिडिटी होते हैं, कुछ हाई एल्टीट्यूड पे क्राउडिंग, हाउसिंग, और ये डिफरेंट उसकी मतलब इन्वायरमेंट फैक्ट्स की जो टाइप्स हैं, और टाइप्स ऑफ एजेंट जो है ना वो ये मेनली तीन होती हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, और जो है न्यूट्रिशनल भी इसकी टाइप्स में आता है। इनकी डेफिनेशन जो है आप देख लेंगे। क्लियर है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इससे हमें पता चल जाता है कि कैसे डिजीज़ जो है काज हो रही है, रिस्क फैक्टर क्या है, कैसे एक्सप्लोर, ये हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड की मदद से हम ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। दूसरा, अब स्टडी की अक्रेंस करना है हमने, कैसे डिज़ीज़ की जो है अक्कर हो रही है, ये स्टडी करना है किसी भी पॉपुलेशन में। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कम्युनिटी के अंदर कौन सी डिज़ीज़ जो है ना वो हो रही है, और उसका प्रोग्नोसिस कितना है। एक क्लिनिकल लेवल पे मतलब देखना डिजीज़ को, कि एक इंडिविजुअल से पूरी कम्युनिटी, पूरे ग्रुप के अंदर कैसे
जो है ना ये डिजीज़ स्प्रेड हो रही है, कैसे अक्कड़ होती है इस पॉपुलेशन के अंदर, इसको स्टडी करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं बेटा। और उसके बाद हम सेवेरिटी ऑफ डिजीज़ जो है कम्युनिटी के अंदर, मतलब उसको चेक करने के लिए भी ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होगा या एपिडेमियोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि इसकी उसके अंदर लीडिंग काज क्या है डेथ की, और कौन सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ रही हैं, कितना हाई केस फर्टेलिटी, मतलब कितने जो लोग जो हैं जो फर्टेलिटी के शिकार हो रहे हैं, कहाँ पे, या कितना जो है इसमें पॉपुलेशन जो है ना वो इन्वॉल्व है, यंग पॉपुलेशन है, ओल्ड एज है या बूढ़े हैं, कितने हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि कितनी ये इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी हो रही हैं, और उसके बाद उसके एडवर्स इफेक्ट देखते हैं कम्युनिटी के ऊपर कितना है। तो ये सारा एपिडेमियोलॉजिस्ट का जो है वो रोल होता है, और वो सारे इस तरह कम्युनिटी के अंदर जो है डायग्नोज बनाता है इन सारी चीज़ों को देख के, सर्च आउट करके। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि एपिडेमियोलॉजी में हम डिज़ीज़ और उसकी क्लासेस, डिज़ीज़ की क्लासेस बनाते हैं, तो वो कैसे बनती हैं। और वो बेटा हम फैक्टर इवेंट जो होते हैं डिज़ीज़ से रिलेटेड अक्कर्स होने के, मतलब डिज़ीज़ अक्कर होती है उनके फैक्ट्स और उनके जो इवेंट्स होते हैं ना इंसान के अंदर, तो उनको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं। तो ये भी एक एपिडेमियोलॉजी के अंदर होता है। ये हम यूजेस को मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को भी हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद डिजीज़ की अक्रेंस, उसकी सिवियरिटी और उसके आउटकम कितना है, फिर हम उसकी नेचुरल हिस्ट्री, प्रोग्नोसिस, ये वही चीज़ें हैं जो पीछे हमने पढ़ी हैं, उनको दोबारा ना फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब कुछ ना पीरियड होते हैं डिजीज़ के अंदर, मतलब डिजीज़ की मतलब कैसे इन्वॉल्व हो रही है किसी बंदे के अंदर, कैसे होती है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पीरियड्स हैं, उनको डिस्कस किया गया है, जिनको प्री मॉर्ब पीरियड कहते हैं, मॉर्ब पीरियड और पोस्ट मॉर्ब पीरियड। प्री मॉर्ब पीरियड वो पीरियड है जिसमें जो है जो डिसऑर्डर होती है ना, उसकी जो है ना इंसेप्शन, मतलब डिसऑर्डर जो है किसी बंदे के अंदर मतलब फैलती है, स्टार्ट होती है, तो इसको कहते हैं प्री मॉर्ब पीरियड। उसके बाद जब उस बंदे के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस या क्लिनिकल कोर्स डेवलप होता है, साइन सिम्टम्स आती हैं, एक ऑर्गेनिज्म इंट्रो हुआ, उसके बाद उसके साइन सिम्टम जो पीरियड जो शो होती हैं, तो उसको कहते हैं द मॉर्ब्ड पीरियड। पोस्ट मॉर्ब पीरियड आफ्टर मैथ, अब जब बंदा मतलब कंप्लीट रिकवर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसको क्या होता है, पोस्ट मॉर्ब पीरियड होता है। तो ये कुछ पीरियड्स हैं जिनमें से इंसान जो है ना गुजरता है जब वो किसी भी डिजीज़ या किसी इलनेस में जाता है। ठीक है, उसके बाद जो रिस्क वगैरह मेजर करते हैं, ये भी एक एपिडेमियोलॉजिस्ट करता है। फिर कितने लोग डाई हुए हैं, कितनी कैसे ये सब किस जगह हुई है, किस टाइम हुई है, ये सारी चीज़ें भी आपने देख लेनी है। अब उसके बाद कुछ ट्रेंड्स की बात हो रही है। अब जो हिस्टोरिकल स्टडीज़ हैं ना, उनके अंदर हम देखते हैं कुछ ट्रेंड्स के कौन कौन से मतलब ट्रेंड्स हैं, और किन किन ट्रेंड्स में से जो है ये स्टडी हम कर रहे हैं कि डिज़ीज़ जो है ना किस टाइम और कैसे कैसे किन टाइम्स में हुई है और उनका ट्रेंड्स क्या थे। दो तरह के ट्रेंड्स जो है बहुत ही फेमस हैं, जिनमें सेकुलर ट्रेंड्स और साइक्लिक ट्रेंड्स आते हैं। सेकुलर ट्रेंड्स में क्या था, सेकुलर ट्रेंड में ये था कि डिज़ीज़ जो अक्कर हुई थी एक दफ़ा ही होती थी किसी भी एज या सेंचुरी में, और ये जो है ना एक बहुत ही मतलब इनडेफिनेटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक दफ़ा होती थी डिज़ीज़ जो है, और वो एक लंबे अरसे तक मतलब रहती थी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर कह लें तो। बट हुई सिर्फ सर्दी में या किसी भी एज में वो एक दफ़ा ही थी, होती थी उसकी अक्रेंस जो थी। तो ये जो इस तरह की डिजीज़ ट्रेंड्स हैं जो एक दफ़ा ही होते हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए रही है, उसको कहते हैं सेकुलर ट्रेंड्स। उस डिजीज़ के जो ट्रेंड्स होता है उसको कहते हैं सेकुलर ट्रेंड्स। उसके बाद है बेटा साइक्लिक ट्रेंड्स। साइक्लिक ट्रेंड्स में क्या होता है कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है जिसमें बार बार रिपीटेडली जो है कैजुअल सीक्वेंस जो है ना होता रहता है। इसमें ये वो पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें रेपिटेशन ऑफ इवेंट होती है, मतलब एक रेगुलरली एक अरसा हुई है, फिर उसके बाद रिपीट दोबारा होती है, फिर एक दफ़ा छोड़ के दोबारा है। तो इस तरह का जो पीरियड ऑफ टाइम जो होता है जिसमें मतलब साइक्लिक ख़त्म हुई फिर शुरू हो गई, फिर ख़त्म हुई फिर
एक साइक्लिक मतलब मूव में चल रही हैं, जो ट्रेंड्स हैं, इवेंट्स जो हैं, डिजीज़ जो है वो बार बार मतलब इवेंट्स की सूरत में हो रही है सीक्वेंस वाइज, तो इसको कहते हैं साइक्लिक ट्रेंड्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिजीज़ को प्रिवेंट हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो एपिडेमियोलॉजिस्ट कैसे इसको डिजीज़ से प्रिवेंट कैसे करते हैं और कंट्रोल कैसे करते हैं। फिर एक प्राइमरी कंट्रोल होता है, एक सेकेंडरी कंट्रोल और एक टर्शियरी होता है। प्राइमरी में आप सबको पता है, इसमें हम डिजीज़ को प्रिवेंशन को कैसे हम डील करते हैं, हम जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, और इस प्रिवेंशन के अंदर इसमें हमारा एम होता है कि जो डिज़ीज़ की डिवेलपमेंट है उसको हम इनिशियली कंट्रोल करें। उसको कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पे पेशेंट कम मिलेंगे और डिज़ीज़ जो है स्प्रेड भी जल्दी नहीं होगी, और रिस्क फैक्टर जो हम उनको कंट्रोल कर लेंगे। सेकेंडरी कंट्रोल में डिजीज़ हो गई है उसको हम डायग्नोस करके फिर ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें इसका मकसद, इसका एम ये होता है कि सिवेरिटी और जो कम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम प्रिवेंट करते हैं, मतलब डिजीज़ जो है वो सीवियर ना हो और डिजीज़ की वजह से जो कम्प्लिकेशंस हो रही हैं उनको हम कम कर सकें। उसके बाद आता है बेटा टर्शरी कंट्रोल। टर्शरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, रिहैब करते हैं। जो बंदा डिसेबल हो जाता है डिजीज़ की वजह से, या फिर कोई उसको इम्पेयरमेंट है या कोई डिफेक्ट है, तो उसकी हम करेक्शन करते हैं किसमें, टर्शरी सेंटर्स में, टर्शरी केयर जो होते हैं टर्शरी कंट्रोल के अंदर से। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? ये अब आ रही हैं यूजर्स के अंदर और यूजर्स को फिर आगे एक्सप्लेन किया गया है, और बाकी ये चीज़ें जो है ना ये ऐसे ही आती हैं, मतलब क्या होते हैं ट्रेंड्स की डिफाइन करो, या यूजर्स पढ़ लिया तो यूज़ में आप सिर्फ यूजर्स की लाइंस भी लिख दो तो भी ठीक है। इस तरह डेफिनेशन भी आ सकती हैं, क्या कंट्रोल, प्राइमरी कंट्रोल क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, और सेक्युलर ट्रेंड क्या है, साइक्लिक ट्रेंड्स क्या है, तो इस तरह पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है बेटा जो क्लिनिकल सिंड्रोम होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प आउट करती है एपिडेमियोलॉजी, और जो प्री सिम्टम और लेटेंट डिजीज की जो डिटेक्शन है उसमें भी हेल्प आउट करती है। अब आते हैं सिंड्रोम क्या होती है। बेटा आपको पता है सिंड्रोम जो है वो कहते हैं क्लस्टर ऑफ डिजीज, एक ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम जो इकट्ठे हो और किसी डिजीज़ कोई खसूसियात को बता रहा हो, करेक्टराइज कर रहा हो, उस ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम्स को हम कहते हैं सिंड्रोम। जैसे क्वेश्चन सिंड्रोम हो गई, ठीक है। अब बहुत सी डिजीज़ होती हैं, लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गई, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हो गई, सर्विक्स कैंसर, नियोप्लाज्म, लंग के जो हैं ये डिटेक्ट होते हैं, और इनका ऑनसेट जो है इनकी डेवलपमेंट में इनके अंदर कैसे चेंजिंग्स होती हैं, तो ये सारे हम कैसे डिटेक्ट करते हैं एपिडेमियोलॉजी से, जिसमें हम प्री सिम्टोमेटिक देखते हैं कौन सी साइंस हैं, और लेटेंट डिजीज़ में देखते हैं क्या चीज़ें आ रही हैं, तो ये सारी भी हमें एपिडेमियोलॉजी के अंदर हेल्प आउट से मिलती हैं। उसके बाद हम कैसे एडमिनिस्टर मेडिसिन कैसे देनी है, उनके ऊपर रिसर्च कैसे करनी है, फिर उसके बाद ये डेवलपिंग पॉलिसी क्या है, उस कैसे इन्वायरमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कम्युनिटी के अंदर कॉमन प्रॉब्लम्स है, डिज़ीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो हम काम कर रहे होते हैं, मतलब डिज़ीज़ जो है ना उसका रिस्क, उसकी प्रोग्नोसिस, उसको प्रिवेंशन, क्या रेगुलेशन करनी चाहिए, इंटरवेंशन, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लैकिंग्स हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए, तो ये सारा का सारी चीज़ें जो है ना एक एपिडेमियोलॉजिस्ट जो है ना वो करता है, और एपिडेमियोलॉजी को हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, और इसके जो एपिडेमियोलॉजी को कैसे यूज़ करते हैं, उसके जो मेथड होते हैं उनको यूज़ करके हम करते हैं। आगे है बेटा स्कोप क्या है एपिडेमियोलॉजी का। कुछ एरियाज़ हैं जिनके ऊपर हम एपिडेमियोलॉजी को मतलब अप्लाई करते हैं एप्लीकेशंस को। अब एक कुछ फिजियोलॉजिकल करते हैं और कुछ हम करते हैं मेथडोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल के जब कहाँ पे करते हैं, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं वहाँ पे, कोई ऑक्यूपेशनल इंजरी है या किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कैंसर एपिडेमियोलॉजी, एजिंग, ओबेसिटी, यहाँ पे हम फिजियोलॉजिकली जो है ना एपिडेमियोलॉजी के स्कोप को हम अप्लाई कर रहे होते हैं इन एरियाज़ के अंदर। उसके बाद आता है मेथडोलॉजिकल अप्रोच। मेथडोलॉजिकल में हम इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, क्लिनिकल, जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, कोई सोशल या प्राइमरी केयर एपिडेमियोलॉजी जो है ना, ये सारी अप्रोचेस जो हैं ये एक मेथडोलॉजिकल अप्रोच है। अगर पूछा जाता है कि एपिडेमियोलॉजी का स्कोप क्या है, तो आपने फिजियोलॉजिकल डिजीज़ और मेथडोलॉजिकल अप्रोच में बताना है, फिर वन बाय वन उनके नाम लिखने हैं। अगर पूछा जाता है कि मेथडोलॉजिकल अप्रोचेस कौन सी हैं, तो आपने जस्ट ये नाम लिखने हैं, इन्वायरमेंटल एपिडेमियोलॉजी, इकोनॉमिक, क्लिनिकल, जेनेटिक, न्यूट्रिशनल, कन्फ्लिक्ट, सोशल और प्राइमरी केयर एपिडेमियोलॉजी, ये क्या मेथडोलॉजिकल अप्रोच के अंदर आता है। क्लियर है आप सबको यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है?
बेटा ये सब यूजेस में नहीं लिखना है। जब सिर्फ यूजर को कहा जाए ना आपको सिर्फ यूजर्स लिखने हैं और 5 नंबर का हो, तो आपने क्या करना है, ये जो लाइंस है ना बस यही लिखनी है, इनको एक्सप्लेन जो किया हुआ है वो नहीं करना, जस्ट ये लाइंस बतानी है, क्लियर हो जाए कहाँ कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है। बाकी आगे जो चीज़ें हैं ना वो अलग अलग से, स्कोप क्या है, अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, वो अलग भी आ सकता है, अलग से भी आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया है डेफिनेशन अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जो आपका जो है ना यूनिट नंबर 2, उसमें हमने जो है पढ़ने हैं जो चीज़ें, वो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर हम पढ़ेंगे हेल्थ की डेफिनेशन, डिजीज़ की, वेलबींग की, कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन को डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे काइजुअल रिलेशनशिप की, फिर कुछ फैक्टर्स हैं कॉजेशन के उनको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने दी क्या है। वो कहते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट, ऐसी हालत है जिसमें कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली सेंस ऑफ डिजीज इन्फॉर्मिटी, जिसमें आपकी ऐसी फिजिकल स्टेट या मेंटल या सोशल वेलबींग जिनमें आपको मतलब ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ या इन्फॉर्मिटी मतलब ना हो, एब्सेंस हो, बट आपकी जो ये स्टेट है ना कंप्लीट होनी चाहिए, इसको कहते हैं हेल्थ हो। मतलब फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है ना आप एक्टिव हों, आपको कोई डिसऑर्डर ना हो, आप बिल्कुल मतलब ठीक हों। WHO के मुताबिक ये 3 फैक्टर आपके फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, ये अगर आपके ठीक हैं तो इसका मतलब है आप हेल्दी हैं। हेल्थ बेटा जो आपकी है एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप क्या होता है, एक डायनामिक बैलेंस होता है। किस चीज़ का डायनामिक बैलेंस होता है? इंसान की जो अपनी एबिलिटी होती है, अपनी पर्सनल वैल्यू के, अपनी जो रूल्स हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करने की जो किसी बंदे की एबिलिटी होती है, किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है, और उसकी लाइफ के अंदर जो फिज़िकल, साइकोलॉजिकल या सोशल स्ट्रेसेस होते हैं, कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चेंजिंग्स आती हैं, उनको डील करने के लिए, कॉप अप करने की जो सलाहियत होती है, जिन जो उनकी लाइफ के अंदर मतलब जितने भी चैलेंजेस चल रहे होते हैं और उनको वो कैसे डील कर रहा होता है और कैसे अपनी वेल बीइंग को जो मेंटेन करने का सेंस होता है, इसको कहते हैं हेल्थ। और ये है क्या, एक डायनामिक बैलेंस स्टेट है हेल्थ। अब आप कहेंगे सर सेंस ऑफ वेल बीइंग को मेंटेन, वेल बीइंग क्या है? वेल बीइंग बेटा क्या है, एक क्वालिटी है, एक ऐसी हालत है जिसमें आप जो है ना एक्टिव होते हो, कि कोई भी बंदा हो ना उसका कोई ना कोई गोल होता है। आप सुबह उठते हो ना, आपने कोई काम करना होता है, उसको परफॉर्म करने के लिए अगर आप अच्छे से परफॉर्म उसको कर लेते हो, अगर अच्छे से एक्टिव हो और आपकी जो हेल्थ है वो ठीक है, आपका साथ दे रही है, उस स्टेट को, आपकी उस क्वालिटी को जो आप कर लेते हो एक्टिवली, उसको उनको अचीव, सॉर्ट आउट, तो इसको कहते हैं वेलनेस। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप सही बता रहे हो। बुक के अंदर बेटा आप देख लें हेल्थ, और ये कम्युनिटी के अंदर जो है ना दूसरा तीसरा है आई थिंक सो, फर्स्ट वन चैप्टर है, उसके अंदर आपको मिल जाएंगी ये सारी डेफिनेशंस। नहीं तो पीपीटी में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। मैं ना इसीलिए नहीं पढ़ा रहा चाह रहा था क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं मिलेगा, तो आपने कहा नहीं सर हमें पढ़ा दें, तो आप पढ़ ही लेते हैं। बाकी बस से बात ठीक थी, वो ज़्यादा हो जाता है फिर समझ भी नहीं आता और पढ़ा भी नहीं जाता। इलनेस, इलनेस क्या है? इलनेस बेटा फीलिंग है ऐसी या अनहेल्दी कोई आपका एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें बंदा अंदरूनी तौर पर मतलब जो है पर्सन जो है वो क्या करता है, अच्छा फील नहीं कर रहा होता, और वो उसकी जो फीलिंग होती है ना, मतलब उसको वो अनहेल्दी एक्सपीरियंस कोई हुआ है, तो इसको कहते हैं इलनेस। सिकनेस क्या है? सोशली जब आप डिसफंक्शन हो जाते हो ना, ऐसी हालत जब आप सोशली डिसफंक्शन हो जाते हो, इस स्टेट को, इस हालत को कहते हैं सिकनेस। इलनेस क्या है कि आप अनहेल्दी एक्सपीरियंस कर रहे हो, कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप जो है ना कोई भी पेशेंट हैं, आपके अंदर कोई ना कोई साइन सिम्टम्स चल रही हैं और आप ठीक परफॉर्म नहीं कर पाए अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको, और आपकी जो इंटीरियर लेवल पे जो चेंजिंग्स हैं वो आ रही हैं, तो ये है इलनेस।
और सिकनेस क्या है? सोशली पूरा डिसफंक्शन हो गया, इस हालत में कहते हैं सिकनेस कहते हैं। डिज़ीज़ में क्या होता है? डिज़ीज़ में ये होता है कि ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कोई भी फिजिशियन या कोई भी मेडिकल एक्सपर्ट जो है ना, उसको डायग्नोज कर ले कि आपको ना ये डिज़ीज़ है, इसको कहते हैं, मतलब आपको ये चीज़ है या ये डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं डिज़ीज़। आइडली मतलब आपको कोई स्पेसिफिक डायग्नोज बन चुकी है, कोई आपके अंदर मतलब कुछ स्पेसिफिक जो साइन सिम्टम्स शो हो रहे थे उसकी बेस पे कोई डायग्नोस्टिक कोड बन चुका है, तो इसको कहते हैं ये फलां डिजीज़ है आपको। उसके बाद आता है बेटा कैरियर क्या होता है। कैरियर आपको सबको पता है, कोई भी पर्सन, कोई भी एनिमल जो है वो कैरियर होता है। कौन सा कोई पर्सन, कौन सा एनिमल? वो बंदा जिसके अंदर किसी भी डिजीज़ की सिम्टम्स हों या उसके अंदर सिम्टम्स ना हो बट उसके अंदर क्या हो, मतलब उसको सिम्टम्स शो हो नहीं हो रही बट उसके अंदर वो एजेंट कोई इन्फेक्शियस है, मौजूद है, और वो उस एजेंट को दूसरे में ट्रांसफ़र भी कर सकता है बट उसमें साइन सिम्टम जो है ना वो शो नहीं हो रहे। तो ऐसा पर्सन या ऐसा एनिमल जिसमें साइन सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है, साइन सिम्टम्स नहीं होते या कोई इन्फेक्शन एजेंट जो है नहीं, मतलब इन्फेक्शियस एजेंट है लेकिन उसमें साइन सिम्टम शो नहीं हो रहे उस डिजीज़ के, बट वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नानू मैं ना लेक्चर लेना बेटा, मैं हाँ जी बच्चों, वो ना असल में ना कॉल आ गई थी तो इसलिए ना डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आवाज़ आ रही है आप सबको? बेटा लेफ्ट, बेटा अब आवाज़ आ रही है आप सबको? असल में ना कॉल हो रही थी, कॉल आ गई है, जैसे ना लेक्चर हो रहा ना, कॉल आ जाए तो फिर ना डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो इसलिए मतलब जो है सिग्नल चले गए थे और मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। अब आवाज़ आ रही है आप सबको? बेटा कुछ डेफिनेशन जो नहीं मिल रही ना वो आप राइट कर लें या मैं पीपीटी आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसकी टेंशन आप ना लें। अब आवाज़ आ रही है आप सबको और जितना पढ़ा है वो सब क्लियर है? बेटा आवाज़ आ रही है आप सबको? बेटा जब बोलूँगा तो आएगी ना, जब बोल नहीं रहा तब तो नहीं आएगी ना। अच्छा, उसके बाद अब हमने पढ़ना है डिजीज़ काजेशन। पहले देख लेते हैं कि ये डिजीज़ काजेशन की थ्योरी जो थी ये है क्या, कितनी थ्योरीज थी, इसका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को देते हैं कि डिजीज़ काज जो होती है, एक प्रोसेस जो है डिजीज़ के काज होने का, इसके कंसेप्ट कौन कौन से हैं? तीन कंसेप्ट हैं बेटा। तीन कंसेप्ट पे डिज़ीज़ की जो काजेशन है, प्रोसेस है काज होने का डिज़ीज़ का, उनको तीन कंसेप्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन कुछ थ्योरीज थी, दूसरा जो है उसकी पैथोजेनेसिस की बेस पे, तीसरा जो है आइसबर्ग फिनोमेना। अब हम इनको हर एक कंसेप्ट को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे
तो सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो करेंगे थ्योरीज जो है ना, थ्योरीज का कंसेप्ट जो है डिजीज़ काजेशन से रिलेटेड, उसको देखेंगे। कुछ बेटा ओल्ड थ्योरीज थी जो डिजीज़ की काजेशन के ऊपर बताई गई हैं, जिनके नाम जो है ना वो ये हैं, जिनके हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे कौन कौन सी होती हैं, बट पहले हम नाम देख लेते हैं। एक तो थी उनमें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़, दूसरी बायोमेडिकल मॉडल था, तीसरी उसके बाद थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टोरियल काजेशन, उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड जो हमने पीछे पढ़ी है। ये डिजीज़ काजेशन के ऊपर मैं थ्योरीज बता रहा हूँ। लिज़ारोस थ्योरी ऑफ स्ट्रेस रिस्पॉन्स, वॉल्फ्स थ्योरी ऑफ स्ट्रेस ऑर्गेनल एडेप्शन एंड डिजीज़, हॉलमेस एंड रिहास थ्योरी ऑफ लाइफ चेंज एंड द ऑनसेट ऑफ इलनेस। ये कुछ थ्योरीज थी डिजीज़ काजेशन के ऊपर, जो मतलब बताती थी कि डिज़ीज़ जो है ना ये कैसे काज होती है। इन थ्योरीज़ ने मतलब एक्सप्लेनेशन दी हुई थी। तो एक तो ये कंसेप्ट था थ्योरीज़ की बेस पे। अब हम ना क्या करेंगे, इन सारी थ्योरीज़ को वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे कि इनके अंदर हुआ क्या क्या है। जितने मैंने आपको नाम बताए हैं अब उन सबको पढ़ेंगे। ओल्ड थ्योरीज़ में कहते हैं कि 18th सेंचुरी तक, टिल 18th सेंचुरी बहुत सी थ्योरीज़ थी वो क्या थी, वेग थी। वे कैसे थी, फॉर एग्जांपल कुछ सुपर नेचुरल थ्योरीज ऑफ डिजीज़ थी। अब सुपर नेचुरल थ्योरीज ऑफ डिजीज़ क्या थी, ये थी कि जो है डिसऑर्डर या डिजीज़ जो काज हो रही है ये कर्स ऑफ गॉड है या कोई इवल आई है जिसकी वजह से होते हैं। कुछ जो थी आयुर्वेदा कंसीडर्स करते थे कि ये जो डिज़ीज़ है ये आपके मतलब ट्राइडोशा जो है ना उसके इम्बैलेंस की वजह से होता है। अब ट्राइडोशा क्या है, ट्राइडोशा वो कहते थे वाटा पीटा एंड काफा। अब वाटा पीटा काफा क्या है, एयर बाइल और म्यूकस। वो कहते थे म्यूकस या बाइल और एयर, इन तीन चीज़ों में इंसान जहाँ पे रहता है वो एयर और उनका उसके अंदर जो बाइल होते हैं पित्ते के अंदर और म्यूकस, एयर बाइल म्यूकस के अंदर जब इन ट्राइडोशा, वो इन तीन चीज़ों को कहता है ट्राइडोशा, इन ट्राइडोशा के अंदर जब इम्बैलेंसेस आता था तो उसको की वजह से वो भी कहते थे कि है ये डिजीज़ जो है ना काज होती है। ये क्या थी, ये ओल्ड थ्योरीज हैं, 18th सेंचुरी तक यही माना जाता था। और ये क्या थी, ये थ्योरीज भी वेग थी। कौन सी दो थ्योरीज हमने अभी डिस्कस की, एक तो सुपर नेचुरल थ्योरीज ऑफ डिजीज जिसके अंदर हमने कॉज ऑफ गॉड और इवल आई को पढ़ा। उसके बाद आयुर्वेदा कंसिडर करते थे कि ट्राइडोशा के अंदर जो इम्बैलेंस आता है उसको कहते थे। तो ट्राइडोशा कौन से थे उनके, एयर बाइल और म्यूकस, ये ओल्ड थ्योरीज में माना जाता है। उसके बाद आई बेटा जर्म थ्योरी। जैसे ही 18वीं सदी लगी, 18th सेंचुरी आई, तो माइक्रोबियोलॉजी जो है ना डिस्कवर हुई। ये एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें डिजीज़ का जो कंसेप्ट था उसकी इटियोलॉजी का, वो उन वेग थ्योरी से कन्वर्ट हुआ माइक्रोबियोलॉजी जर्म थ्योरी के अंदर, जिसमें लुइस पास्चर जो है ना उसने कहा कि हवा के अंदर ना बैक्टीरिया होते हैं, उसने मतलब कहा। उसके बाद ये उसने 1860 में कहा। रॉबर्ट कोच 1870 में उसने कहा कि जो इंथ्राक्स है ना डिजीज़, वो बैक्टीरिया से हो रही है, इंथ्राक्स बैक्टीरिया से, ये उसने कह दिया। अब जर्म थ्योरी, यहाँ से ओल्ड थ्योरी से जर्म थ्योरी में ये टर्निंग पॉइंट था 18वीं सदी के अंदर। तो ये थी जर्म थ्योरी जिसमें लुइस पास्चर और हमने रॉबर्ट कोच का पढ़ा। उसके बाद जब जैसे आगे चले तो थ्योरीज में पास्चर और कोच ने कुछ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के ऊपर कुछ पास्टुलेट बनाए। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ आगे इसको शिफ्ट किया, एम्फेसिस किया कुछ एम्पिरिकल काजेज़ को, लाइक जैसे उन्होंने कहा कि जो बैड एयर है वो मलेरिया काज करती है, जो कि मतलब एक ओल्ड थ्योरीज थी ना, उनको ना उन्होंने माइक्रोब्स में कन्वर्ट करके मतलब जर्म थ्योरी में जो है ना कन्वर्ट किया। जो ओल्ड कंसेप्ट थे उनको फिर उन्होंने एजेंट्स के साथ रिलेट करके जर्म्स के साथ मतलब इस तरह उन्होंने उसको एम्फसाइज किया और उनकी नॉलेज बेस्ड जो काजेज़ थी ना, एम्पिरिकल काजेज़, वो बताएं। लेकिन अब जो है ना ये कहा जाता है कि जो डिज़ीज़ जो थी वो काज सिंगल कोई एजेंट अलॉन जो है ना अकेला काज था, बट उसमें को बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। आपको पता है एक सिर्फ एक एजेंट नहीं होता, उसके बाद मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जो है ये डिज़ीज़ होती है। तो ये क्या थी आपके साथ जर्म थ्योरी थी। उसके बाद आता है बायोमेडिकल मॉडल। अब जैसे ही मूव ऑन किया आगे, आपको पता है हर बंदा सर्च करता रहता है,
तो बायोमेडिकल मॉडल पेश किया। इस मॉडल के अंदर ये एक्सप्लेन किया कि डिजीज़ जो है वो कोई भी बॉडी के अंदर सेल या कोई ऑर्गन है उसके अंदर जब मेल फंक्शनिंग होती है उसके नतीजे में डिजीज़ होती है। वो कौन एक्सप्लेन कर रहा था? ये मैं बायोमेडिकल मॉडल ने एक्सप्लेन किया। अब कैसे? उन्होंने एग्जांपल दी, कहा कि डायबिटीज़ जो है ये कैसे होती है, पेंक्रियाज के अंदर मेल फंक्शनिंग होती है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनमें उनने जो है फोकस किया था काज और इफेक्ट के रिलेशनशिप पे, और उनने फिर बट इसमें ये ड्रॉबैक्स था कि उन्होंने साइको सोशल जो कंपोनेंट थे डिजीज़ के उनको इग्नोर किया था। जितने भी साइको सोशल कंपोनेंट थे, फैक्टर थे, उनने इनको इग्नोर कर दिया बायोमेडिकल मॉडल के अंदर। बट उन्होंने ये कहा कि बॉडी जो है, आपका जिस्म जो है, उसके अंदर कोई भी ऑर्गन या कोई सेल लाइक पेंक्रियाज हो गया, स्टोमिक हो गया, वो मेल फंक्शनिंग होती है तो डिजीज़ होती है। और उनने एग्जांपल के तौर पर डायबिटीज़ जो शुगर के पेशेंट थे, उनने कहा वो जो जितने भी शुगर के पेशेंट हैं उनमें जो पित्ता है बल्कि पेंक्रियाज जो है उसके अंदर क्या आती है, मेल फंक्शनिंग आती है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। तो ये क्या था, एक बायोमेडिकल मॉडल को उसने एक्सप्लेन किया। क्लियर है सबको यहाँ तक? बेटा क्लियर है आप सबको? यहाँ तक क्लियर है आप सबको? मुश्किल तो नहीं है? कल पढ़ लेंगे। ऐसे करते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड तो हमने पढ़ ली है, तो एक पढ़ लेते हैं मल्टी फैक्टोरियल काजेशन, थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टोरियल काजेशन पढ़ लेते हैं, बाकी जो है कल पढ़ लेंगे। ठीक है? हाँ जी, पीपीटी नहीं है ना तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। चलिए ये पढ़ लेते हैं, थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टोरियल काजेशन। जैसे इसका दौर आया, इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है, इन्होंने ये जाना, इन्होंने ये पहचाना कि डिजीज जो है is not caused by an organism but also predisposed by many factors contributing to its occurrence। इन्होंने कहा कि डिजीज सिर्फ जो है ना किसी एक ऑर्गेनिज्म, किसी एक माइक्रोब्स की वजह से नहीं होती, बट उसके साथ उन्होंने कहा कुछ बहुत से प्रीडिस्पोजिंग जो है फैक्टर्स होते हैं जो उसको मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को, और उस ऑर्गेनिज्म के साथ कंट्रीब्यूट करके वो क्या कर रहे होते हैं, डिजीज़ का अक्रेंस में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। स्पेशली कौन सी, जितनी भी उन्होंने कहा कि मॉडर्न डिजीज़ हो रही हैं। अब मॉडर्न डिजीज़ से क्या मुराद, लंग कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, क्रोनरी हार्ट डिजीज़, मेंटल इलनेस, उन्हें ये सारी जो है ना इनकी जो सिविलाइजेशन है, इनकी जितनी भी मॉडर्न डिजीज़, इनको इन डिजीज़ को उन्होंने मॉडर्न डिजीज़ का नाम दिया। ये मॉडर्न डिजीज़ हैं और ये सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रही, बहुत से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं, उसकी वजह से फिर ये डिजीज़ जो मॉडर्न डिजीज़ हैं ये होती हैं। अब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर उन्होंने कहा सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, जेनेटिक, साइको सोशल फैक्टर्स, ये सारे जिनमें अंदर पॉवर्टी, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, पुअर लिविंग कंडीशन जो है लोगों की, ये सारी चीज़ें मिल के क्या करती हैं, ये मल्टीपल फैक्टर मिल के काज बनते हैं, सबब बनते हैं डिजीज़ की अक्रेंस का। इसलिए इसको थ्योरी ऑफ मल्टी फैक्टोरियल काजेशन कहते हैं। और ये जो है ना दी थी पैटर्न कोफर मुनिच ने 1819 से 1901 तक उसकी जो है एज ड्यूरेशन था। और इस थ्योरी को डीएम्फिसाइज किया गया था जर्म थ्योरी के साथ, मतलब जर्म थ्योरी उन्होंने कहा कि सिंगल काज आइडिया है, फिर उनने मल्टी फैक्टोरियल जो है ना वो बताया। ठीक है, तो ये सारी बेटा मल्टी फैक्टोरियल जो है काजेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, बाकी थ्योरीज जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बेटा पूछ लेना, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। आज जो है हमने इतना ही पढ़ना है, कल ना हम बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, 2 घंटे हम पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ये कवर करना है।
और फिर पीर्स भी पढ़ने हैं, पीर्स की कुछ चैप्टर जो है ना वो भी मैंने आपको कराने हैं। तो आज जो है हमने इधर यहाँ तक ही पढ़ना था, बाकी जो है ना हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल आपका लेक्चर होगा, ठीक है।